हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। आगामी परीक्षा 7 जुलाई को होने वाली है आपकी सीटेट की, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, आपका सीडीपी और पेडागोजी के लिए क्लास है आपकी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक विकास में उपयुक्त में से कौन शामिल नहीं है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधक व गतिक कौशल, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो क्या करेंगे इसके लिए आप लोग आंसर भाई। इसके जो आंसर हैं व्याख्या के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो शारीरिक प्रणाली का कार्य होगा। लेकिन सीबीएसई के द्वारा जो है आंसर आपका 4 माना गया है, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि डाउट है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने जो आंसर रखा है कि संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, तो आपको यही आंसर करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या पूछा गया है, बच्चों के विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है। जन्म से समय निश्चित होता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान। क्या एक समान रहता है विकास? नहीं, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और निश्चित भी नहीं होता है। पर्यावरण के अनुसार क्या है कि बच्चों के विकास का क्रम जो है वो बदला जा सकता है। ठीक है, उसमें सहायता मिलती है पर्यावरण के अनुसार बच्चे के विकास में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था क्या है। जो बच्चे का सामाजिकरण होता है उसमें प्राथमिक जो प्राइमरी संस्था है वो क्या है। तो सबसे पहला जो है वो परिवार ही सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। संवेदी अवस्था जो कि आपकी 0 से 2 हो जाती है। ठीक है, फिर ये हो जाती है 2 से 7, 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक में आपकी 11 से 14 या 11 से 18 बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब निगमनात्मक तर्क का मतलब क्या होता है कि बच्चा निगमन कर पाए। ठीक है, वो उदाहरण से फॉर्मूले की ओर जाए। निगमन विधि जो होती है वो ये कहती है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम इसके लिए आंसर लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, 5वें में दिया गया है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि जीन पियाजे जो है इनकी आलोचना के बारे में ये उदाहरण दिए हुए हैं। उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है। उन्होंने समाज संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। क्या करेंगे इसके लिए आंसर आप लोग। तो यदि हम बात करें तो समाज और संस्कृति की बात किसने करी है, वाइगोस्की के द्वारा की गई। तो जीन पियाजे जो है इन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है, ये इनकी आलोचना हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न में ये क्या पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो गतिविधि, अन्वेषण, भाषा और जैविक परिपक्वता। बताइए, जीन पियाजे जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 कारकों की बात कही है। जैविक परिपक्वता है, और सक्रिय अन्वेषण जिसमें आपका गतिविधि आ जाता है, अन्वेषण भी आ गया। भाषा की बात जो है वो पियाजे ने इसमें पियाजे के अनुसार मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं संज्ञानात्मक विकास में। तो हम ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे। भाषा की बात की है वाइगोस्की ने। ठीक है, बात तो इन्होंने भी की है लेकिन मुख्य भूमिका में इन्होंने कारकों में नहीं इसे शामिल किया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 में आ जाते हैं। एक साथ सारे नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है, चौथा ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण में। लॉरेंस कोलबर्ग जो है इन्होंने 6 चरण दिए हैं। तो इनका जो 5वां चरण है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, व्यक्ति क्या मानते हैं भाई बताइए। ऑप्शन आपको पढ़ने हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम की उसकी अच्छाई व बुराई निर्धारित करते हैं। नियमों का पालन करने में बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। अगला है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना।
ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथे में क्या है कि नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो ये जो पांचवा चरण है कोलबर्ग जो कह रहे हैं, तो इसमें आपका स्वचुनने की बात कही गई है कि खुद से निर्णय ले पाए, ठीक है, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। क्या कह रहा है भाई प्रश्न कह रहा है कि यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है। भाई कहीं भी आपको सांस्कृतिक दिख जाए, सामाजिक दिख जाए और भाषा दिख जाए तो वो बात कही है किसने, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बात ये कही गई है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है कि विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को मतलब एक तरीके से देखा जाए तो विद्यार्थियों की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या करना, मदद करना। ठीक है, ये किस चीज़ के उदाहरण हैं, अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण या पहाड़। रटकर कहीं भी आ जाए तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, विलंबित अनुसरण भी नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होना। देखिए इसमें बात की गई है मदद की, तो इसमें हम पार्ट जिसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, स्कैफोल्डिंग जो है ना उसको ही पहाड़ मचान या स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे हम। और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बात जो है आपकी वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, ऑप्शन एक साथ कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें कैसा माहौल होता है, देखते हैं। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। क्या शिक्षक केंद्र है, गलत भाई। NCF 2020 हमारा क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक ही, भाई ही आ जाए, पाठ्य पुस्तक ही भी नहीं होगा। क्या केवल पाठ्य पुस्तक बेस्ड हो जाना चाहिए एकमात्र, काफ़ी नेगेटिव दे रखे हैं। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, ये भी गलत हो गया। तो देखिए हम प्रश्न को पढ़ के ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पता होना चाहिए कि प्रगतिशील कक्षा वो होती है जहाँ पे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है। क्या दे रखा है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं और इन जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो कैसी बुद्धि वाले होते हैं भाई, यहाँ पे स्वरों की बात कही गई है तो संगीतमय बुद्धि हो जाएगी बस, है ना। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 12वें नंबर में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो कैसी है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है और संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। भाई देखिए बाधा, क्या भाषा किसी चीज़ में बाधा डालेगी, भाषा की क्या कोई भूमिका ही नहीं होगी भाई, बिना भाषा के कैसे सीख सकते हैं। और भाषा संज्ञानात्मक विकास में पीछे रहती है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यदि आपको फैक्ट पता है और डायरेक्ट आपको नॉलेज है, व्याख्या पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कथन और तर्क की यदि हम बात करें तो ये प्रश्न जो है पूरे आपके 30 नंबर की जो CDP आती है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको कथन और तर्क के मिल जाएंगे। चलिए कथन क्या दे रखा है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। हाँ, तो ये बात तो सही कही गई है कि जो भी वो मीडिया देखते हैं उसमें जेंडर रूढ़िवादिता के जो चित्रण है उनको आलोचना करें छात्र, है ना, छात्रों को सक्षम करें आलोचनात्मक देखने के लिए। फिर अगला क्या दे रखा है कि मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, ये भी सही है, मीडिया, मास मीडिया की भी बात की गई है सामाजिकरण में, परिवेश में हमारा मीडिया भी आ जाता है। तो उपयुक्त दोनों कथन सही हैं, लेकिन देखिए है ना, उपयुक्त दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, A और R दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं 14 नंबर में। ऑप्शन एक साथ कर लेते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। प्रश्न क्या है कि बच्चों के आकलन के बारे में,
बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये देखिए कि अगर आपसे पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, यदि आपसे नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो आपका आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछ लिए जाते हैं कौन सा नहीं है, और बच्चे कर देते हैं कि जो है ना। चलिए प्रश्न में ऑप्शन पढ़ते हैं। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। हाँ, तो ये तो सही है, परखने में मदद मिलती। इन्होंने नहीं है उसकी बात कही है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव बात बोल रहा है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। देखिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है, लेकिन इन्होंने नेगेटिव कही है तो ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए, भी सही बात कही गई है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन्होंने नेगेटिव पूछा है। तो आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अपनी वीडियो जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपनी जो पूरी क्लास है ना, पूरा 30 नंबर का जो आपका CTP की क्लास हो जाती है, तो हम 2 पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग सही से देख पाएँ, बार बार देखने में दिक्कत ना हो। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा, एक बार देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, फिर एक बार डबल स्पीड में आप इसको लगा के देख लीजिए कि हाँ ये इसका आंसर ये सही है, फिर अपने माइंड से खुद करिए, है ना। चलिए, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा हुआ। आकलन और सीखने के बीच में कोई संबंध नहीं है। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। अब बताइए क्या इसका आंसर लग रहा है आप लोगों को। आकलन सीखने से किस प्रकार से जुड़ा। आकलन और सीखने की यदि हम बात करें तो एक दूसरे से के अभिन्न अंग है। ठीक है, यदि हम आकलन करते हैं तो आकलन से पता चलता है ना कि बच्चे को कितना पता है, और स्वमूल्यांकन जैसे करते हैं तो उससे बच्चा खुद ही सीखता है। ठीक है, तो ये आपकी पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। तो कैसी लगी भाई क्लास, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम से मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।